So welcome back to the session of UPSC Geography, Environment and Ecology PYQ. We will discuss mainly 2019 questions. 2019 UPSC prelims में Environment and Geography सेक्शन से about 28 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Why are dewdrops not formed on a cloudy night? Cloudy night में dewdrops क्यों फॉर्म नहीं होता है? करेक्ट आंसर इज बी। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैट द अर्थ रेडिएशन। अर्थ के रेडिएशन को क्लाउड रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट इज वाई क्लाउड नाइट में ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म नहीं होती हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन इन डिटेल। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। ड्यू का फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है? ड्यू फॉर्म्स व्हेन द अर्थ सरफेस कूल डाउन वियर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन causing the air near the ground to reach its dew point। ड्यू तब फॉर्म होता है जब अर्थ सरफेस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कंपेयर में कूल डाउन होता है। अर्थ सरफेस जब कूल डाउन होगा देन ग्राउंड के नियर की जो एयर होती है वो अपने ड्यू पॉइंट्स तक रीच करती है और ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होती हैं। रोल ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड का ड्यू फॉर्मेशन में क्या रोल होता है? ऑन क्लाउडी नाइट्स क्लाउड्स एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। दे रिफ्लेक्ट द आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बैक टू द अर्थ सरफेस। क्लाउडी नाइट में क्लाउड एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करते हैं और अर्थ से जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और अर्थ सरफेस की तरफ अगेन वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। रिजल्ट, दिस प्रिवेंट द ग्राउंड फ्रॉम कूलिंग सफिशिएंटली। इससे क्या होता है कि ग्राउंड सफिशिएंटली कूलिंग नहीं हो पाता है। मीनिंग द टेम्परेचर डज नॉट ड्रॉप एनफ फॉर वाटर वेपर टू कंडेंस इनटू डी ड्रॉप। टेम्परेचर उतना ड्रॉप नहीं हो पाता है जिससे कि वाटर वेपर कंडेंस होकर के ड्यू ड्रॉप्स में चेंज हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, among the following which one of the largest exporter of rice in the world in last 5 years। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था बट हम करंट डाटा के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है स्पेशली राइस के एक्सपोर्टर से रिलेटेड वर्ल्ड में जो बिगेस्ट कंट्री है उसका डिस्कस करेंगे। हियर करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो लेट्स डिस्कस द करंट सिनेरियो। दिस वाज अ डाटा ड्राइवन क्वेश्चन। India has consistently remained the world's largest exporter of rice, accounting for roughly 40% of the global rice trade, followed by Thailand and Vietnam. इंडिया कंसिस्टेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर कंट्री बना हुआ है ग्लोबली। ग्लोबल राइस ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 40% है। इसके बाद थाईलैंड एंड वियतनाम आता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर ऑल्सो इंडिया। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री भी रहा है। कुछ ईयर्स पहले चाइना हुआ करता था बट न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। एज ऑफ अर्ली 2026 इंडिया हैज ऑफिशियली ओवरटेकन चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। 2026 के अर्ली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने अब राइस प्रोडक्शन का एक्सपर्ट में ग्लोबली लार्जेस्ट रैंक टेकिंग किया है। लीडिंग स्टेट्स इंडिया में राइस से रिलेटेड लीडिंग स्टेट्स क्या क्या हैं? द टॉप कंट्रीब्यूटर विद इन इंडिया आर उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। ये वो स्टेट है जहाँ पर राइस सबसे ज़्यादा होता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया ऑल्सो रिमेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ ग्लोबल राइस ट्रेड। अ हिस्टोरिक शिफ्ट। This marks a significant milestone as China had long held the top spot in total volume, even though India has consistently had the largest area under the rice cultivation। इंडिया में राइस कल्टीवेशन के लिए लार्जेस्ट एरिया भी हाईएस्ट है इंडिया में। ग्लोबल राइस प्रोडक्शन रैंकिंग किस कंट्री का कितना है? इंडिया का रैंक नंबर 1 है और अबाउट 152.0% मिलियन मेट्रिक टन इंडिया में राइस का प्रोडक्शन किया जा रहा है जो कि ओवरऑल ग्लोबल शेयर का 28% है। चाइना अब 146.3 मिलियन मेट्रिक टन के साथ सेकंड नंबर पर आ चुका है, 27% प्रोडक्शन किया जाता है। बांग्लादेश थर्ड नंबर है, इंडोनेशिया फोर्थ नंबर है एंड फिफ्थ नंबर पर वियतनाम है।
क्वेश्चन नंबर 3, on 21st June, the sun, correct answer is A, does not set below the horizon at the Arctic Circle. आर्कटिक सर्कल पर जो हॉरिजन है उसके बिलो सन सेट नहीं करता है। पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल के बिलो ये कभी भी सेट नहीं होता है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर यहाँ 24 आवर डे रहता है, 24 सॉरी 6 महीने यहाँ पर डे रहता है, 6 महीने नाइट रहती है। समर सोलस्टाइस, जून 21 इज द समर सोलस्टाइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून 21 समर सोलस्टाइस होता है। इसके अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलस्टाइस होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड द सन। समर सोलिस्टाइस के ड्यूरिंग नॉर्थ पोल अप्रोक्सीमेटली सन की तरफ डाउन होता है। द आर्कटिक फेनोमेना, बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट ऑल एरिया नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस 24 आवर ऑफ डे लाइट द मिडनाइट सन। इस टिल्टिंग की वजह से नॉर्थ ऑफ द एटलांटिक सर्कल का जो एरिया होता है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है, ये 24 आवर का डे लाइट ये एक्सपीरियंस करता है। Illumination, on this day the sun is vertically overhead at the Tropic of Cancer, not the equator or the Tropic of Capricorn. समर सोलस्टाइस के डे, इट मीन्स 21 जून वाला जो डे होता है, सन वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओवरहेड होता है, इक्वेटर पर नहीं होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी ओवरहेड नहीं होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, साइन वर्टिकली ओवरहेड एट नोन ऑन द इक्वेटर। नो, ये भी करेक्ट नहीं होगा। साइन वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज आल्सो रॉन्ग। डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट अंटार्कटिक सर्कल, करेक्ट आंसर इसका ए ही होगा। यहाँ पर समर सोलस्टाइस का पिक्चर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ पेयर्स गिवन है, कौन सा पेयर करेक्ट है फाइंड करना है। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच। पेयर 1 एड्रियाटिक सी, अल्बानिया, लेफ्ट साइड में सी दिए हुए हैं और राइट साइड में बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है। एड्रियाटिक सी, अल्बानिया, यस दिस इज करेक्ट बिकॉज अल्बानिया एड्रियाटिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नंबर 2 ब्लैक सी, क्रोटिया, यस दिस इज रॉन्ग बिकॉज क्रोटिया ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, यस दिस इज राइट। मेडिटेरियन सी, मोरक्को, दिस इज ऑल्सो राइट। सो लेट्स डिस्कस डिटेल ऑफ द क्वेश्चन। पिक्चर के साथ सभी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पेयर 1 is correctly matched. Albania has a coast on the Adriatic Sea. लेफ्ट साइड में वर्ल्ड मैप पर एड्रियाटिक सी का पिक्चर गिवन है एंड लेफ्ट साइड में राइट साइड में इसका जूमिंग पिक्चर है। तो हम देख सकते हैं कि एड्रियाटिक सी जो है ये मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट है, बट यहाँ पर कई सारे कंट्रीज हैं जो हम देख सकते हैं एड्रियाटिक सी के साथ। अल्बानिया भी करेक्ट कनेक्ट है। अल्बानिया हम देख सकते हैं साउथ वेस्ट पार्ट में अल्बानिया है, इटली इसके साथ कनेक्ट है, स्लोवेनिया इसके साथ कनेक्ट है और भी अदर कंट्रीज इसके साथ कनेक्ट हैं। ये ब्लैक सी का पिक्चर है एंड ब्लैक सी हम देख सकते हैं ये भी मेडिटेरियन सी के साथ इनडायरेक्टली कनेक्ट है। ब्लैक सी के साथ टर्की, यूक्रेन, जॉर्जिया, रसिया, बुल्गारिया, रोमानिया सब कनेक्ट हैं। स्पेशली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है ये यूक्रेन के साउथ में पड़ता है। पेयर्डो इज करेक्ट, कजाकिस्तान इज वन ऑफ द 5 लिटोरल स्टेट ऑफ कैस्पियन सी। कैस्पियन सी का यहाँ पर मैप गिवन है और हम देख सकते हैं कैस्पियन सी के ज़्यादातर पार्ट को कजाकिस्तान ने कवर किया हुआ है एंड अदर कंट्रीज भी हैं जो कैस्पियन सी को कवर करते हैं, सच एज रसिया ने भी कैस्पियन सी को कवर किया हुआ है, अजरबैजान ने भी कवर किया हुआ है, ईरान के जस्ट ऊपर है एंड तुर्कमेनिस्तान। Pair 3 is correct. Morocco has coastlines on both the Atlantic Sea and Mediterranean Sea. मोरक्को एक ऐसा प्लेस है जो कि एटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी दोनों के साथ अपना
बॉर्डर शेयर करता है, पिक्चर में हम देख सकते हैं। यूरोप और अफ्रीका के साथ जो जॉइनिंग पॉइंट यहाँ पर शो हो रहा है, ये मोरक्को है। पेयर 4 इज इनकरेक्ट। सीरिया डज नॉट बॉर्डर द रेड सी। रेड सी का हम पिक्चर देख सकते हैं। सीरिया इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इट बॉर्डर द मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन अपर पार्ट में मेडिटेरियन सी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। रेड सी लिटोरल कंट्रीज और इजिप्ट इसके साथ कनेक्ट है। सूडान इसके साथ कनेक्ट है। इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरेबिया, येमेन, ये सब कंट्रीज रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। कुछ स्टेट गिवन है with reference to states mentioned above in terms of percentage of forest cover to the total area of state, which one of the following is the correct ascending order? because ये 2019 का क्वेश्चन है, पुराना डाटा को रेलेवेंस नहीं रखता है, बट इस क्वेश्चन का जो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे वो अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग करेंगे। लेटेस्ट कम्प्रिहेंसिव डाटा फॉर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड लेटेस्ट कम्प्रिहेंसिव डाटा क्या है? कम्स फ्रॉम द इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। अभी जो ये डाटा है, ये इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग कुछ हम डिस्कशंस करेंगे। वॉज पब्लिश्ड एज द एडिस बाइनल असेसमेंट। ये जो डाटा आया था 2023 में, ये 18th बाइनल असेसमेंट था। एज ऑफ अप्रैल 2026 द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ कंट्री स्टैंड एट 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर, रिप्रेजेंटिंग 21.76% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर अबाउट 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें अगर हम इसको टोटल जियोग्राफिकल एरिया के साथ कंपेयर करते हैं तो 21.7% है। इट मीन्स इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर जो है वो 21.76% एरिया पर है, जबकि 33% होना चाहिए। When tree coverage included, the total area reaches 25.17%। ट्री कवर के साथ अगर फॉरेस्ट के साथ अगर ट्री कवर को अगर इंक्लूड कर दिया जाता है, देन ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया का 25.17% हो जाता है। फॉरेस्ट कवर बाय स्टेट की हाइलाइट्स। स्टेट, अलग अलग स्टेट में फॉरेस्ट कवर क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कवर इज टिपिकली कैटेगराइज्ड बाय टोटल एरिया एंड बाय परसेंटेज रिलेटेड टू द स्टेट साइज। जब हम स्टेट में फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करते हैं तो इसको टिपिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया जाता है। वन कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम एरिया साइज के बेस पर डिस्कस करते हैं कि किस स्टेट में कितने एरिया पर फॉरेस्ट कवर है। दूसरा, हम स्टेट के टोटल साइज के कंपेयर में उसका परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। जिस तरह से मान लीजिए लक्षद्वीप एक छोटा सा यूटी है और आसाम भी एक कंट्री, अदर कंट्रीज भी, आसाम भी एक स्टेट है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो काफ़ी स्मॉलर हैं, बट उनका जो फॉरेस्ट साइज है उस स्टेट की ज्योग्राफी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम टोटल एरिया के बेस पर एंड उस स्टेट की टोटल परसेंटेज के बेस पर इसको डिस्कस करते हैं। टॉप स्टेट बाय फॉरेस्ट कवर परसेंटेज। फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के रिस्पेक्ट में टॉप स्टेट कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.34%, अंडमान एंड निकोबार 81.62%, अरुणाचल प्रदेश 79.26%, मेघालय 75.87%। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। टॉप स्टेट बाय टोटल फॉरेस्ट एरिया। टोटल फॉरेस्ट एरिया के रिस्पेक्ट में क्या स्टेटस है? सबसे ज़्यादा इंडिया में एमपी के अंदर फॉरेस्ट है, 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है, छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पर आता है, ओडिशा फोर्थ नंबर पर आता है, फिफ्थ नंबर पर महाराष्ट्र आता है। इन सभी का अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज में कोई भी स्टेट इनमें से नहीं आता है। Important observations. Total gain. The country saw net forest cover increase of 156 km square compared to the 2021 report. 2021 रिपोर्ट के साथ अगर 2023 रिपोर्ट का कंपेयर किया जाता है, कंट्री के अंदर नेट फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है
और अबाउट 156 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड, while the northeast state still maintain the highest percentage, the region as a whole continue to face a slight decline in forest cover due to developmental activities and shifting cultivation. नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो परसेंटेज है फॉरेस्ट का वो डिक्लाइन हुआ है, बट अभी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज मेंटेन किए हुए हैं, 33% टारगेट। Currently, 19 state UDs have more than 33% of their geographical area under forest cover, which is the national goal set by the National Forest Policy. Currently, 19 स्टेट एंड यूटीज हैं इंडिया के अंदर, जहां जियोग्राफिकल एरिया के 33% एरिया पर फॉरेस्ट कवर है, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर ये 33% का गोल सेट किया गया है। इट मीन्स हमारे इंडिया में 19 स्टेट एंड यूटीज हैं जो इस गोल को अचीव कर चुके हैं। वहां पर स्टेट का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% पर फॉरेस्ट कवर्ड है। ग्लोबल स्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, इंडिया नाउ रैंक 9th ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया ग्लोबली टोटल फॉरेस्ट एरिया के रिस्पेक्ट में 9th रैंक पर है, एंड नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन के रिस्पेक्ट में 3rd रैंक पर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन इंडियन डेजर्ट टू इनहेबिट वाटर लॉस। इंडियन डेजर्ट में वाटर लॉस को इनहेबिट करने के लिए लीफ का मॉडिफिकेशन किस किस तरह से होता है। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, यस। टीनी लीव्स, यस। थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, यस, दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1 2 3। ये सभी मॉडिफिकेशंस इंडियन डेजर्ट में वाटर लॉस को इनहेबिट करने के लिए होते हैं। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल। दीज आर क्लासिक जेरोफाइटिक फीचर्स। डेजर्ट एडेप्टिव प्लांट जो होते हैं, ये सब जो इनके कैरेक्टर होते हैं जेरोफाइटिक फीचर्स होते हैं। हार्ड वैक्स प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस। हार्ड वैक्स लीव्स जो होती हैं वो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करती हैं। टीनी लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वाटर लॉस। टीनी लीव्स जो होती हैं ये सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं पत्ती का, सो दैट वाटर लॉस को कम किया जा सके। थॉर्न्स, थॉर्न्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स। थॉर्न्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड लीव्स ही हैं, एंड दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल्स एंड मिनिमाइज द एरिया फॉर ट्रांसपिरेशन। प्लांट को एनिमल से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं थॉर्न्स, एंड ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पेयर्स गिवन है, सच एज पेयर नंबर 1 ब्लू फाइंड मासीर कावेरी रिवर, दिस इज राइट। लेफ्ट साइड में वाइल्ड लाइफ दिए हुए हैं, एंड राइट साइड में नेचुरली फाउंड इन दिया हुआ है। इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर लिखा हुआ है, बट चंबल रिवर में इरावदी डॉल्फिन नहीं पाया जाता है। इरावदी डॉल्फिन ओनली चिल्का लेक में पाया जाता है। सो पेयर 2 इज रॉन्ग। पेयर 3 रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, यस, दिस इज करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस। सो करेक्ट आंसर इज सी। Why pair 1 is correct? The below-find Mahasir is found in the Kaveri River basin. Below-find Mahasir Kaveri River basin में ही पाया जाता है, this is correct. Why pair 2 is incorrect? The Irrawaddy dolphin are found in coastal areas and estuaries like Chilka Lake. Irrawaddy dolphin coastal areas and estuaries में ही पाई जाती है, like चिल्का लेक में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, नॉट द चंबल रिवर। गैंगेटिक डॉल्फिन इज द वन फाउंड इन द चंबल रिवर। गैंगेटिक डॉल्फिन चंबल रिवर में फाइंड की जाती है, एंड पेयर 3 इज करेक्ट। The rusty spotted cat, one of the world's smallest cat, is indeed found in the dry deciduous forest of the eastern Ghat. रस्टी स्पॉटेड कैट जो होता है वो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैट है, और यह ईस्टर्न घाट के ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है।
So pair 3 is correct. Question number 8. With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statement. माइनर मिनरल्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. थ्री स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट वन, sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country. Yes, this is right because जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग सैंड को माइनर मिनरल कैटेगरी में रखा गया है. स्टेटमेंट टू, state government have the power to grant a mining lease of minor minerals, but the power regarding the formation of rules related to the grant of minor mineral lie with the central government. माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स को ग्रांट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है. यस, यहाँ तक ये स्टेटमेंट ठीक है. बट ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल के लिए जो रूल फॉर्मेशन करने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. दिस इज रॉन्ग. सो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग. स्टेटमेंट थ्री, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स. माइनर मिनरल की इलीगल माइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए रूल फ्रेम करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज ए. 1 and 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट है. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन इन डिटेल. व्हाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट? अंडर द माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957, sand is classified as a minor mineral. This is right. Why statement 2 is incorrect? Under Section 15 of the MMDR Act, state government are empowered to frame rules for minor mineral, not the central government. MMDR Act के सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग माइनर मिनरल से रिलेटेड रूल फ्रेम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं. Why statement 3 is correct? Section 23C of the Act gives state the power to make rules to prevent illegal mining. MMDR एक्ट के सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग स्टेट को इलीगल माइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए रूल मेकिंग करने की पावर गिवन की गई है. क्वेश्चन नंबर 9. द टर्म एम स्ट्रैप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. करेक्ट आंसर इज बी. मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व. एम स्ट्रैप्स मीन्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. Purpose: it is a software-based monitoring system launched by the National Tiger Conservation Authority in 2010. Monitoring system for tigers intensive production and ecological status. ये NTCA के द्वारा 2010 में लॉन्च किया गया था. सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम फंक्शन. It uses GPS, GPRS and remote sensing to collect data on tiger sighting, patrol efforts and ecological changes in a tiger reserve to improve anti-poaching measures. Question number 10. In India, the use of carbofurans, methylparathion, borate and trizophos is viewed with apprehension. These chemicals are used as. Correct answer is A. Pesticides in agriculture. ये एग्रीकल्चर में यूज किए जाने वाले कुछ पेस्टिसाइड्स हैं. So let's discuss the detail. These are highly toxic pesticides, especially insecticides. ये highly toxic pesticides हैं. The Ministry of Agriculture has moved to ban or restrict many of these because they are harmful to human health, beach and environment. Ministry of Agriculture ने इन पेस्टिसाइड्स को या तो बैन किया है या फिर इसको रेस्ट्रिक्ट किया है बिकॉज ये ह्यूमन हेल्थ, बीच एंड एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं. Carbofurans, for example, is known for being extremely toxic to birds. कार्बोफ्यूरन जो है ये बर्ड्स के लिए एक्सट्रीमली टॉक्सिक है. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following is are the advantages of the practicing fertigation in agriculture? एग्रीकल्चर में फर्टिगेशन को प्रैक्टिसिंग करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? नंबर 1, कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल. दिस इज करेक्ट बिकॉज अगर फर्टिगेशन किया जाता है तो यहाँ पर एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल को रिड्यूस किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल. This is wrong because
रॉक फॉस्फेट एंड अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का एफिशिएंट एप्लीकेशन इसमें नहीं किया जा सकता। नंबर 3, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इज पॉसिबल। प्लांट्स तक न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। यस, दिस इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट, रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। केमिकल न्यूट्रिएंट्स का जो लीचिंग होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है फर्टिगेशन के थ्रू। सो करेक्ट आंसर इज सी है, 1, 3, 4 सभी इसके करेक्ट हैं। व्हाट इज फर्टिगेशन? इट इज द इंजेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू एन इरिगेशन सिस्टम। फर्टिगेशन इरिगेशन सिस्टम में जब फर्टिलाइजर्स का इंजेक्शन किया जाता है, दिस इज नोन एज फर्टिगेशन, यूजुअली ड्रिप इरिगेशन। स्टेटमेंट 1 is correct. Acid can be added through the system to lower the pH, reduce alkalinity. Alkalinity को जब भी रिड्यूस किया जाता है, दैट मीन्स पीएच लेवल उसका कम करना है, और इसके लिए हमें एसिड उसमें ऐड करना पड़ेगा। एसिड जब, अगर हमें किसी चीज का पीएच लेवल कम करना है तो उसमें हमें एसिड मिलाना पड़ेगा, और अगर हमें किसी चीज का पीएच लेवल हाई करना है उसमें बेस मिलाना पड़ेगा। Why statement 2 is incorrect? Rock phosphate is generally insoluble in water and therefore cannot be used efficiently in fertigation system. फर्टिगेशन सिस्टम में फॉस्फेट का यूज इसलिए नहीं किया जा सकता बिकॉज फॉस्फेट जो होता है ये insoluble है वाटर में, which require fully water soluble fertilizers to prevent clogging. Why statement 3 and 4 correct? Because nutrients are delivered directly to the root zone in the controlled amount, they are absorbed better and there is less runoff or leaching into the groundwater. Question number 12. Consider the following statement. Statement 1. Agricultural soil releases nitrogen oxide into environment. This is right because agricultural soil environment में nitrogen oxide release करता है. Statement 2. Cattle release ammonia into environment. This is also correct because cattle environment में ammonia release करते हैं. Statement 3. Poultry industry release reactive nitrogen compound into environment. This is also correct because poultry industries environment में reactive nitrogen compound release करते हैं. Which of the statement given above is are correct? Correct answer is D. 1, 2, 3 सभी statement इसके correct हैं. So let's discuss in detail. Why statement 1 is correct? Use of nitrogenous fertilizer and manure in soil lead to release of nitrous oxide, a potent greenhouse gas. एग्रीकल्चर में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का जो यूज किया जाता है इससे सॉइल नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करती है जो कि एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। Why statement 2 is correct? Livestock waste such as urine, dung is a major source of ammonia emission. This is correct because livestock waste such as urine and dung की वजह से बहुत ज़्यादा अमोनिया एमिट होता है। Why statement 3 is correct? Poultry waste also release reactive nitrogen including ammonia and various organic nitrogen compound into the air and water. पोल्ट्री वेस्ट से भी रिएक्टिव नाइट्रोजन रिलीज होता है एंड अमोनिया भी इसके थ्रू रिलीज होता है, साथ ही वेरियस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड भी एयर और वाटर में मिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द कॉमन टू प्लेसेस नोन एज एलियार, ईसापुर एंड कैंसाबेटी? करेक्ट आंसर है डी, ये सब वाटर रिजर्वियर्स हैं। These are all locations of significant water reservoirs dams in India. एरिया तमिलनाडु में है, ईसापुर महाराष्ट्र में है एंड कैंसाबेटी वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 14. With reference to the cultivation of kharif crop in India in the last 5 years, consider the following statement. लास्ट 5 years में खरीफ क्रॉप के कल्टीवेशन के रेफरेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड कुछ स्टेटमेंट गिवन है बट हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से खरीफ क्रॉप का क्या स्टेटस रहा है ये सब डिस्कस करेंगे। Why statement 1 is correct? Rice is the most widely cultivated crop in India, covering the largest area in both Kharif and overall season. इंडिया में राइस आज भी वाइडली कल्टिवेटेड क्रॉप है एंड खरीफ एंड रबी दोनों सीजन में ही, स्पेशली ओवरऑल सीजन में इसको ग्रो किया जाता है इंडिया के अंदर। Why statement 2 is incorrect?
Oil seeds like soybean, groundnut cover a significantly larger area than ज्वार. ऑयल सीड्स सच एज सोयाबीन एंड ग्राउंडनट का जो कल्टीवेशन एरिया है वो ज्वार के कंपेयर में अभी भी ज़्यादा है. वाई स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. कॉटन इज अ मेजर कैश क्रॉप विद अ लार्जर इंक्रीज कंपेयर टू शुगर कैन. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Statement 4. Sugarcane area has been largely fluctuating or stable, increasing in the some years due to MSP, FRB, but it has not steadily decreased. Question number 15. The word Denisovan is sometimes mentioned in media with reference to. Correct answer is B. An early human species. मीडिया में समटाइम्स डेनिसोवन मेंशन होता है. ये अर्ली ह्यूमन स्पीसीज से रिलेटेड है. लेट्स डिस्कस इन डिटेल. दिस रिलेट्स टू बिग जियोग्राफी एवोल्यूशन. द डेनिसोवंस आर एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ आर्किक ह्यूमंस इन द जीनस होमो. Evidence was first found in the Denisova cave in Siberia. Scientists have found their DNA in modern Malaysian and Aboriginal Australian populations, indicating interbreeding. Question number 16. In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique, and injection of sulfate aerosol into stratosphere? इसके रेस्पेक्ट में साइंटिस्ट सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल को स्ट्रेटोस्फीयर में इंजेक्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं. करेक्ट आंसर इज डी. रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग. इट मींस ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक को सजेस्ट करते हैं. साथ ही स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फेट एरोसोल को इंजेक्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं. जियो इंजीनियरिंग. These are large-scale interventions in the Earth's natural system to counteract climate change. Sulfate aerosols. Injecting these into the stratosphere mimic the cooling effect of a volcanic eruption by reflecting sunlight back into the space. Cirrus thinning. Cirrus cloud trap heat, long-wave radiation. Thinning them allow more heat to escape into space, thereby cooling the planet. Question number 17. Which one of the following national park lies completely in the temperate alpine zone? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो completely temperate alpine zone में सिचुएटेड है? करेक्ट आंसर इज डी. वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एक completely temperate alpine zone में है. So let's discuss all the options in detail. वैली ऑफ फ्लावर्स. वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो उत्तराखंड में है. दिस पार्क इज सिचुएटेड इन द हाई एल्टीट्यूड हिमालयन रीजन. ये हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयन रीजन में सिचुएटेड है, प्लेसिंग इट स्क्वायरली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन. और ये टेम्परेट एल्पाइन जोन के अंदर सिचुएटेड है बिकॉज उत्तराखंड एरिया जो है वो टेम्परेट जोन में पड़ता है और एल्पाइन जोन में ये यहाँ पर सिचुएटेड हैं, जो भी यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना है. नेक्स्ट मनास एंड नामदफा. अब हम जो ऑप्शन ए में और बी में जो पार्क दिए हुए हैं मनास एंड नामदफा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. दीज आर लोकेटेड एट लोअर एल्टीट्यूड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कंटेन ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. मनास एंड नामदफा नेशनल पार्क ये नॉर्थ ईस्ट लोअर लैटिट्यूड में सिचुएटेड हैं और ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं. मनास नेशनल पार्क is located in the state of Assam along the Bhutan border in the northeast part of India. मनास नेशनल पार्क आसाम में है, भूटान बॉर्डर पर ये सिचुएटेड है. नामदफा नेशनल पार्क is situated in the चैंगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया नियर द इंडो म्यांमार चाइना बॉर्डर. नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है. बोथ आर प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन द रीजन. मनास नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क दोनों ही इस रीजन में प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्योरा वैली. व्हाइल इट हैज टेम्परेट फॉरेस्ट, इट हैज एक्सटेंड इनटू सब ट्रॉपिकल जोन. न्योरा वैली टेम्परेट फॉरेस्ट है, लेकिन ये सब ट्रॉपिकल जोन में इसको काउंट किया जाता है. ये मेनली न्योरा वैली नेशनल पार्क है.
Neora Valley National Park, located in Kalimpong district, West Bengal, is an 88 square kilometer biodiversity hotspot in eastern Himalaya. Established in 1986, न्योरा वैली नेशनल पार्क ये 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है. नोन फॉर इट्स प्रिस्टाइन virgin forest and as a habitat for the rare red panda and Bengal tiger. It is a premier birding destination featuring over 300 bird species. क्वेश्चन नंबर 18. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फोर स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट फाइंड करना है. स्टेटमेंट 1. सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर herbivores. This is right. Statement 2. Some species of fish are herbivores. This is correct. Statement 3. Some species of marine animals are herbivores. This is correct. Statement 4. Some species of snakes are viviparous. This is also correct. Correct answer is D. 1, 2, 3, 4 सभी statement correct हैं. Green sea turtles are primarily herbivores as adults. Statement 2. ग्रीन से टर्टल्स जो होते हैं ये जैसे एडल्ट होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं. स्टेटमेंट 2. पैरट फिश एंड सर्जन फिश आर वेल नोन हर्बीवोर्स फिश दैट ईट एल्गी. पैरट फिश एंड सर्जन फिश जो होती हैं ये हर्बीवोर्स होती है और ये एल्गी को ईट करते हैं. स्टेटमेंट 3. मोनिटीज एंड dugongs sea cow are famous herbivorous marine animals. Statement 4. While most snakes lay eggs, some like boas, vipers, and sea snake give birth to live young viviparous. Question number 19. Why is there a great concern about the microbeads that are released into environment? माइक्रोबीट्स जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज किए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड ग्रेट कंसर्न क्या है. करेक्ट आंसर इज ए. दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मैरिन इकोसिस्टम. मैरिन इकोसिस्टम के लिए इन्हें हार्मफुल कंसिडर किया जाता है. सो लेट्स डिस्कस द डिटेल. व्हाट आर माइक्रोबीट्स? दे आर टेनी प्लास्टिक पार्टिकल्स लेस देन 1 mm यूज्ड इन एक्सफोलिएटिंग सोप्स एंड टूथपेस्ट. माइक्रोबीट्स कुछ टीनी प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज लेस देन 1 mm होता है एंड 1 से 5 के बिटवीन जो साइज होता है वो टीनी प्लास्टिक का कैटेगरी होता है. माइक्रोबीट्स ये एक्सफोलिएटिंग सोप्स एंड टूथपेस्ट में किया जाता है इसका यूज. इम्पैक्ट. दे डू नॉट डिजॉल्व एंड आर टू स्मॉल टू बी फिल्टर्ड बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. माइक्रोबीट्स डिजॉल्व नहीं हो सकते एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इनको फिल्टर करना डिफिकल्ट है. दे एंड अप इन द ओशन वेयर मैरिन एनिमल मिस्टेक देम फॉर फूड. दिस अलाउ टॉक्सिन्स टू एंटर द फूड चेन, अल्टीमेटली अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एज वेल. माइक्रोबीट्स का एंड ओनली ओशंस में ही होता है. स्पेशली मैरिन एनिमल इसको मिस्टेकन कर लेते हैं एंड उसके बाद फूड चेन में ये टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ये चैलेंजिंग क्रिएट कर रहे हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.